मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर MA 303 जो सब्जेक्ट है उसमें हमने लास्ट टर्न पर 50% रिएक्शन टर्बाइन दैट इज़ द पार्सन टर्बाइन के बारे में बात की थी और हमने डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी की थी कि फॉर द पार्सन टर्बाइन जो होता है एक ऐसा टर्बाइन होता है जिसके लिए क्या होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है 50% होती है। ऐसी स्थिति में फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड क्या होती है उसमें आइडेंटिकल होती है। उसकी वजह से VF1 बराबर VF2 आता है और जो वेलोसिटी ट्रायंगल हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं इनलेट और आउटलेट के लिए उसमें VF1 बराबर VF2 आता है जिसको हम VF के बराबर मानते हैं। V1 बराबर VAR2 क्या आता है, V2 बराबर VR1 आता है, थीटा बराबर बीटा आता है, फाई बराबर अल्फा आता है और VR2 इज ग्रेटर देन क्या होता है VR1 होता है। तो आज हम क्या करेंगे इस पार्सन टरबाइन के लिए हम क्या करेंगे ब्लेड एफिशिएंसी को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं ब्लेड एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। ब्लेड एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने से पहले अगर हम इसके वेलोसिटी डायग्राम को देखना चाहें तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी डायग्राम रिएक्शन टरबाइन के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये वेलोसिटी डायग्राम जस्ट सिमिलर होगा इंपल्स टरबाइन की तरह ही, बस अगर हम इसको रिएक्शन टरबाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो भी उसके अंदर हम पार्सन टरबाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सारे फैक्टर अभी हमने निकाले थे, सारे पैरामीटर हमने जो निकाले थे, हमको ये देखना होगा कि जो इनलेट डायग्राम जो भी हम ड्रॉ करेंगे उसमें V1 किसके इक्वल होगा, VR2 के इक्वल होगा और जो V2 है V2 जो है वो किसके इक्वल होगा VR1 के इक्वल होगा और थीटा बराबर जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा बीटा के इक्वल होगा और जो फाई है एंगल है फाई एंगल है वो किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। और जो VR2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी किससे VR1 की होगी। तो ये जो सारे अभी हमने जो पैरामीटर्स हमने बात कर रहे हैं सारे पैरामीटर हमने जो बात कर रहे हैं, अगर हम पार्सन टरबाइन की बात कर रहे हैं तो पार्सन टरबाइन के लिए जो डायग्राम बनेगा इनलेट आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा और उसके अंदर ये सारे पैरामीटर क्या करेंगे इस कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे फॉर द पार्सन टरबाइन के लिए हम क्या निकालेंगे ब्लेड एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, कितना होता है m.VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड। तो यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाइड है वो कितनी है रिएक्शन टरबाइन के अंदर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर बाई 2 इम्पल्स इफेक्ट की वजह से भी और रिएक्शन इफेक्ट की वजह से भी, और हमने इसको मास फ्लो रेट से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को भी। तो ये तो वर्क डन है और ये क्या है हीट सप्लाइड है। तो m डॉट से m डॉट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर क्या होगा V1 के कंपेरिजन लेस देन होगा, काफी कम होगा तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आ गया वर्क डन आ गया एक तरह से, और ये क्या हो गया उसके बाद एनर्जी जो होगी ब्लेड के इनटेक में जो एनर्जी होगी पर किलोग्राम वो आ गई। तो इंपल्स इफेक्ट की वजह से और ये रिएक्शन इफेक्ट की वजह से आ गई। तो इसको अगर हम और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 पर चला जाएगा 2 VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर प्लस VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर। तो ये ब्लेड एफिशिएंसी का सिंपली एक जनरल फार्मूला आ गया। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये 50% रिएक्शन टरबाइन है पार्सन टरबाइन है तो उसके अंदर VR2 बराबर क्या है V1 है। हमको कंडीशंस पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि VR2 बराबर क्या है V1 के है। तो इस फार्मूले के अंदर हम VR2 की जगह पे क्या रख देंगे V1 रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा NB ब्लेड एफिशिएंसी क्या बन जाएगी 2 VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई V1 यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा 2 V1 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं A दे देते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यूज हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, VR1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं कितनी VR1 का स्क्वायर इक्वल टू VF1 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये इक्वेशन कहां से आई
वेलोसिटी ट्राइंगल से आई है। तो अब हम वेलोसिटी ट्राइंगल को देखते हैं और ये देखते हैं कि इक्वेशन कैसे कैसे आ रही है। तो जैसा कि हमने यहाँ निकाला है VR1 का स्क्वायर बराबर VF1 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो हम देख लेते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल से कि VR1 का स्क्वायर, VR1 का जो स्क्वायर, VR1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VF1 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये लिखा है, देखिए यहाँ पर VR1 का स्क्वायर बराबर VF1 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपने डायग्राम से हम CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD की वैल्यू कितनी होगी, CD की वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल जो VW1 है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, U माइनस कर देंगे, क्योंकि U1 बराबर U2 बराबर U मीन ब्लेड वेलोसिटी मान रखी हमने। तो इस VW1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, U। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, CD की वैल्यू रख दी कितनी, VW1 माइनस U। तो यहाँ रख दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास में VR1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 माइनस U का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, इस स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये आ गया VR1 का स्क्वायर बराबर VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2VW1U। ठीक है, तो यहां से हम देखें, अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो VF1 का स्क्वायर और VW1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, V1 के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लीजिए, VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर किसके बराबर है, V1 के स्क्वायर के। VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, V1 स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, VW1 का स्क्वायर प्लस VF1 का स्क्वायर बराबर कर दिया V1 स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आगे VR1 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर बन गया प्लस U स्क्वायर माइनस 2VW1 इंटू U। इसका आगे हमने और सोल्व कर लिया, तो लिख दिया VR1 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर माइनस प्लस U स्क्वायर माइनस 2U, और VW1 की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, V1 cos अल्फा। कितनी, V1 cos अल्फा। तो हम इसको देख लेते हैं, VW1 बराबर कितना है, V1 cos अल्फा। तो V1 cos अल्फा बराबर क्या है, VW1। इसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो VW1 की जगह हमने रख दिया V1 cos अल्फा। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गई, VR1 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई V1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2U V1 cos अल्फा। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दी, 1 दे दी। VW1 की वैल्यू हमको पता ही है, अभी डायग्राम से हमने कैलकुलेट की थी V1 cos अल्फा, इसको हमने 2 दे दी। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया VR2 cos फाई बराबर VW2 प्लस U। हम डायग्राम से देख लेते हैं कि VR2 और VR2 cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस VW2 प्लस U बराबर VR2 cos फाई। तो यहां से हमारे पास में आ गया VR2 cos फाई बराबर VW2 प्लस U। तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया VW2 बराबर हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, VR2 cos फाई माइनस का U इधर चला गया, तो माइनस का U ये आ गया। और हमको पता ही जैसे कंडीशन की VR2 बराबर क्या है, V1 की, क्योंकि ये 50% रिएक्शन टर्बाइन है, पार्सन टर्बाइन है। तो हमने क्या कर दी, VR2 की वैल्यू पुट कर दी क्या, V1। तो हमारे पास VW2 बराबर कितना आ गया, V1 cos फाई माइनस, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई कितनी, VW2 बराबर V1 cos फाई माइनस U। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर VR2 की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास में क्या आ गया, VW2 बराबर V1 cos फाई माइनस U। तो यहाँ से VW2 बराबर कितना आ गया, V1 cos अल्फा माइनस U। फाई बराबर कितना है, अल्फा के इक्वल, पार्सन टर्बाइन है, हमको कंडीशंस पता है, तो हमने फाई की जगह अल्फा पुट कर दिया। तो VW2 बराबर कितना आ गया, V1 cos अल्फा माइनस U। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने। अब जो हमने जो फार्मूला ये जो निकाला था, NB बराबर 2VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई 2V1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको हम क्या कर देंगे, जो अभी हमने जितने भी इक्वेशन कैलकुलेट करी है वहां से VW1 की वैल्यू पुट कर देंगे, VW2 की वैल्यू पुट कर देंगे और VR1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, इन सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो VR1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, VW1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, VW2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट करने पर हमारे पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो कितना जाएगा, NB बराबर 2, यहां पर हमने क्या पुट कर दिया, VW1 की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ गया, V1 cos अल्फा आ गया, प्लस VW2 की वैल्यू पुट कर दी, तो V1 cos अल्फा माइनस U आ गया, ब्रैकेट U डिवाइडेड बाई 2V1 स्क्वायर एज इट इज, माइनस यहाँ हमने VR1 का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, V1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2U V1 cos अल्फा। इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो 2 एज इट इज, और ये V1 cos अल्फा क्या बन गया,
2v1 cos अल्फा और u को क्या ले गए, हम अंदर ले गए, तो क्या आ गया 2uv1 cos अल्फा, u से मल्टीप्लाई कर दिया तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v1 स्क्वायर माइनस इसको बाहर लिया है माइनस साइन को, माइनस v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर प्लस 2uv1 cos अल्फा। फिर हम इसको और सोल्व कर लिया तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट 2uv1 cos अल्फा एज इट इज माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो v1 स्क्वायर बन जाएगा माइनस u स्क्वायर प्लस 2uv1 cos अल्फा आ गया। हम जैसे जानते हैं कि ब्लेड स्पीड जो रेशियो होता है वो कितना होता है, रो बराबर u बाई v1, ब्लेड स्पीड डिवाइडेड बाई स्टीम जेट वेलोसिटी एट द एंट्री एट द ब्लेड, तो u डिवाइडेड बाई क्या हो गया v1। तो हम क्या करते हैं यहां से उसको और सोल्व करते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम 2, यहां पर हमने क्या किया v1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो v1 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये u डिवाइडेड बाई v1 cos अल्फा 1 माइनस u डिवाइडेड बाई v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस u बाई v1 का स्क्वायर प्लस 2u v1 cos अल्फा। तो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया v1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। तो इसको हम और सोल्व कर ले तो लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट 2, ये क्या बन गया रो, ये बन गया cos अल्फा माइनस ये क्या बन गया रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो प्लस 2 रो cos अल्फा बन गया। तो हमने क्या कर दिया रो को u बराबर v1 पुट करके यहाँ पर वैल्यूज को क्या कर दी पुट कर दी, तो हमने इसको क्या और सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ऊपर क्या कर देते हैं +1 जोड़ देते हैं, +1 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं तो एक फैक्टर बन गया 1 + 2 रो cos अल्फा माइनस रो स्क्वायर, तो इससे हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिए 2 एज इट इज ब्रैकेट 1, ये 1 बन गया माइनस 1/1 माइनस रो का स्क्वायर प्लस 2 रो cos अल्फा, तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ब्लेड एफिशिएंसी के लिए हम क्या कर देते हैं इसका रो से डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्टिव रो और इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये 1/x एक तरह से 1/x की तरह है तो कितना हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस रो प्लस 2 रो cos अल्फा का स्क्वायर बन गया और माइनस से माइनस प्लस हो गया, और इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 रो माइनस का 2 रो प्लस 2 cos अल्फा, इसका 2 cos अल्फा आ गया। तो ये पूरा की पूरा फैक्टर को हम क्या कर देते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो हमको पता है ये फैक्टर तो क्या हो सकता है 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये फैक्टर क्या होगा 0 होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं माइनस 2 रो प्लस 2 cos अल्फा बराबर 0 पुट कर देते हैं, तो यहां से रो की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है cos अल्फा आ जाती है। तो रो क्या है हमारे पास में ब्लेड स्पीड रेशियो है, तो ब्लेड स्पीड रेशियो बराबर कितना आ गया cos अल्फा आ गया। इस पर्टिकुलर रो की वैल्यू पर रो बराबर क्या होता है u बाई v1, तो उससे हम क्या कर सकते हैं u निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू निकाल सकते हैं u की, ब्लेड स्पीड की हम क्या निकाल सकते हैं ब्लेड की स्पीड निकाल सकते हैं हम कि रो आ गया हमारे पास में, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई cos अल्फा आ गई। तो इस रो पर्टिकुलर वैल्यू पर एफिशिएंसी क्या होगी ब्लेड एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और अगर इस ब्लेड एफिशिएंसी को अगर हम इस पर्टिकुलर रो पर कैलकुलेट करते हैं तो एनबी बराबर आता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर अल्फा। तो हमने क्या किया, ये जो रिएक्शन टरबाइन है इस रिएक्शन टरबाइन के लिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमने रो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मींस ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर लिया तो उससे हमारे पास में ब्लेड की स्पीड भी क्या हो जाएगी आ जाएगी। तो ब्लेड स्पीड रेशियो कितना आ गया cos अल्फा आ गया, और इस पर्टिकुलर ब्लेड स्पीड रेशियो के लिए जो ब्लेड एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से हमने फॉर द रिएक्शन टरबाइन और उसमें भी पार्सन टरबाइन 50% रिएक्शन टरबाइन के लिए हमने ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर लिया और ब्लेड एफिशिएंसी को क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। तो काफी बार ये जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उसमें ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि पार्सन टरबाइन के लिए ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट करें और उसके लिए ब्लेड एफिशिएंसी क्या करें कैलकुलेट करें। तो अब तक हमने क्या कर लिया रिएक्शन टरबाइन के बारे में बेसिक जानकारी ले ली, उसके ऑपरेशन और वर्किंग के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग करा, उसके वेलोसिटी डायग्राम के बारे में समझा हमने, उसके जो वर्क डन और एफिशिएंसी के फार्मूले में उसके बारे में स्टडी करा, फिर हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करा और उसके बाद में हमने उसके लिए फार्मूले कैलकुलेट किए, डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें। देन हमने मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट करा, ब्लेड एफिशिएंसी कैलकुलेट करी। तो इस तरह से हमने काफी सारे जो कंसेप्ट है रिएक्शन टरबाइन की क्या करें अंडरस्टैंड करें। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो अब तक हमने इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन हमने अंडरस्टैंड किया है
उसका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो हम कंपैरिजन बिटवीन इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए हमने एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया है, कंपैरिजन बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि हमने चूंकि अब तक स्टडी कर लिया, हमने इंपल्स टरबाइन को भी स्टडी कर लिया है, रिएक्शन टरबाइन को भी स्टडी कर लिया, तो काफी सारे पॉइंट्स हमने क्या किए, इसके एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या देखिए, एक तरफ हमने इंपल्स टरबाइन लिया है, दूसरी तरफ रिएक्शन टरबाइन लिया है। फर्स्ट पॉइंट हमने ये किया है कि जो एफिशिएंसी आती है इंपल्स टरबाइन के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, वो कितनी आती है, कॉस स्क्वायर अल्फा। और जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसके लिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है, 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, जैसे कि हमने डेरिवेशन किए दोनों के लिए। सेकंड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है कि जो रो आता है, ब्लेड स्पीड रेशियो आता है इंपल्स टरबाइन के लिए, वो कितना आता है, cos अल्फा बाई 2 आता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन के लिए कितना आता है, ये रो बराबर cos अल्फा आता है। अभी हमने ड्राइव किया है इस चीज को लेकर के, तो इन पर्टिकुलर रो की वैल्यू के लिए हमने क्या निकाल ली है, ब्लेड एफिशिएंसी निकाल ली दोनों के लिए। थर्ड पॉइंट, जो इंपल्स टरबाइन होता है उसमें इनलेट के ऊपर, टरबाइन की जो ब्लेड होती है उसके इनलेट पे कितनी एनर्जी आती है, हाफ एम v1 स्क्वायर आती है, जबकि जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसके इनलेट पे कितनी एनर्जी होती है, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस Vr2 का स्क्वायर माइनस Vr1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू एम। तो ये तो आती है एनर्जी रिएक्शन टरबाइन के अंदर इनलेट पर, और ये एनर्जी आती है इंपल्स टरबाइन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपल्स टरबाइन होता है उसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो नोजल में होता है, और जो मूविंग ब्लेड होती है उसके अंदर क्या रहता है, ये प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट रहता है। जबकि अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो उसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो फिक्स ब्लेड में भी होता है और वो मूविंग ब्लेड में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट फॉर फ्रिक्शन लेस फ्लो। इंपल्स टरबाइन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी Vr1 बराबर Vr2 होती है फॉर द फ्रिक्शन लेस फ्लो के लिए। जबकि अगर रिएक्शन टरबाइन की बात करें हम, तो रिएक्शन टरबाइन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है अक्रॉस द मूविंग ब्लेड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। Vr2 इज ग्रेटर देन क्या होती है, Vr1 होती है। इंपल्स टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती हैं, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर ब्लेड्स कैसी होती हैं, नॉन सिमेट्रिकल होती हैं। इंपल्स टरबाइन के अंदर जो एरिया ऑफ द ब्लेड चैनल इस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ द ब्लेड चैनल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर एरिया ऑफ द ब्लेड चैनल इस क्या होता है, वेरिंग करता है, बदलता रहता है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इंपल्स टरबाइन की एफिशिएंसी लो होती है कंपेरेटिवली रिएक्शन टरबाइन से, रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम और पैरामीटर डिस्कस करें कि अगर इंपल्स टरबाइन होता है उसको जगह की कैसी रिक्वायर्ड लेस स्पेस, उसको कम स्पेस की जगह होती है, जरूरत होती है, जबकि जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसको क्या होती है, मोर स्पेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सुटेबल फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट। जो इंपल्स टरबाइन होता है वो स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, जबकि जो रिएक्शन टरबाइन होता है वो सुटेबल होता है फॉर मीडियम एंड हाई पावर रिक्वायरमेंट के लिए। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपैरिजन कीजिए बिटवीन द इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो आप ये जितने पॉइंट हमने 10 पॉइंट हमने कैलकुलेट किए हैं, इन 10 पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जितने भी सभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कम लिख दिए हैं, चाहे वो प्रेशर रेशियो की बात करें, प्रेशर की बात करें, चाहे हम एफिशिएंसी की बात करें, चाहे ब्लेड स्पीड रेशियो की बात करें, चाहे हम पावर रिक्वायरमेंट की बात करें, चाहे हम ब्लेड के डिजाइन की बात करें, तो सभी फैक्टर हमने इसके अंदर क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। उन रेस्पेक्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, इनका कंपैरिजन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंपैरिजन क्या होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।